नमस्कार। आज 1 फरवरी सन नमस्कार। 2022 दिन मंगलवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड डिस्ट्रिक्ट शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर तुल चौधरी अपने साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं एनसाइक्लोपीडिया नोएडा से आदरणीय विनोद शर्मा जी के साथ आज के इस विषय पर चर्चा करने हेतु हम सब आपके साथ उपलब्ध हुए हैं। नोएडा खबर.com के सौजन्य से ये कार्यक्रम चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ, इसी श्रृंखला में आज हम 9वें एपिसोड में जो आज हमारे गणमान्य अतिथि हैं, वे नोएडा से लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी आदरणीय श्री ध्रुव अग्रवाल जी हमारे साथ उपलब्ध हैं। ध्रुव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। और जो आने वाला जो महापर्व है 10 फरवरी 2022 को दिन गुरुवार, उसमें क्या रणनीति रहेगी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी की, उसी चर्चा पर करने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं हैंड ओवर करता हूं आदरणीय विनोद शर्मा जी पे। आदरणीय विनोद शर्मा जी। नमस्कार अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ध्रुव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमें समय देने के लिए। नोएडा विधानसभा का आपका भी बहुत बहुत आभार जो आपने अपने इस प्रोग्राम में मेरे को चुना, और आपका मैं बहुत बहुत आभारी विनोद शर्मा जी। ध्रुव जी, ये बताइए कि 2022 के इस चुनाव में आप नोएडा विधानसभा का जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लोग वोट क्यों दें, क्या है आपका एजेंडा, ये हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताइए। मेरे 32 पॉइंट एजेंडा है। मैं शुद्ध पानी देना चाहता हूँ, संपत्ति को फ्री होल्ड कराना चाहता हूँ, सेक्टर 9-10 को कॉमर्शियल का दर्जा दिलाना चाहता हूँ, रेहड़ी पटरी वालों के लिए निःशुल्क या बहुत कम कीमत पे कियोस्क दिलाना चाहता हूँ, साप्ताहिक बाजारों को उगाही से मुक्ति कराना चाहता हूँ, झुग्गी बस्तियों को पक्के मकान दिलाना चाहता हूँ, बिजली दर आधा करना चाहता हूँ, और जो मिनिमम चार्जेज है वो कोरोना के अंदर आप देख ही रहे हैं, उनको समाप्त करना चाहता हूँ, और सोलर ऊर्जा में जो नेट मीटरिंग थी उसको दोबारा शुरू करना चाहता हूँ, और महिलाओं के लिए मैं अधिक महिला चौकी चाहता हूँ, महिला हॉस्टल चाहता हूँ, महिला प्रशिक्षण केंद्र चाहता हूँ, निर्वाह केंद्र चाहता हूँ, जो मैं खुद कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा। और उसके अलावा जितनी डिस्पेंसरी, हर बारात घर में निःशुल्क डिस्पेंसरी, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहता हूँ, और रोजी रोटी सुरक्षा लाऊंगा अगर मेरी चली, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं केवल विधायक ही नहीं, सरकार चलाऊंगा, क्योंकि इस समय सरकार बिना हमारे गठबंधन के बनने वाली नहीं है। गांव तथा सेक्टर में क्रीड़ा स्थल, क्योंकि बच्चे शिकायत कर रहे थे, 15 के अंदर इंडियन ऑयल की कॉलोनी में गया, बोले यहाँ पे एक पार्क भी नहीं है, तो उनके लिए पार्क बनाना है, और हर सेक्टर और हर गांव के अंदर एक विधायक प्रतिनिधि की व्यवस्था करूंगा, जिससे कि हर समस्या सुलझाई जा सके। जिस तरह मैंने अग्रवाल मित्र मंडल में, फेडरेशन में, हर सेक्टर में और इवन हर ब्लॉक के अंदर प्रतिनिधि की व्यवस्था की थी। निःशुल्क कानूनी तथा कर सलाह दूंगा, पुलिस पब्लिक की बैठक प्रतिमा कराऊंगा, पार्किंग माफिया से मुक्ति कराऊंगा, हर सेक्टर, गांव तथा सड़क पर ई रिक्शा, कार तथा स्कूटर की पार्किंग कराऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं। पार्किंग माफिया ऐसा हो गया है कि यहाँ पे गाड़ी से चलना दूभर हो गया है। ई रिक्शा वालों को हर जगह उगाही देनी पड़ती है। कम कीमत पर बेहतर शिक्षा, शिक्षा माफिया के खिलाफ धर्म युद्ध, सीनियर सिटीजन की सुरक्षा तथा सम्मान, 24x7 हेल्पलाइन, पावर ऑफ अटॉर्नी पर रजिस्ट्री, आवारा पशु कल्याण तथा नियंत्रण, क्योंकि मैं भारत सरकार की कमेटी का वेलफेयर बोर्ड का, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का अभी भी मैं मेंबर हूं, और रिसोर्स कमेटी का चेयरमैन हूं। बिल्डर की व्यक्तिगत संपत्ति तथा अन्य कंपनी, जितने बिल्डर हैं, जेपी है और अपना लॉजिक्स है, और इन लोगों ने पैसा साइपन ऑफ करके अपने हॉस्पिटल खोल लिए, अपनी टोल ब्रिज बना दिया जिसकी कलेक्शन कर रहे हैं, और बायर को फ्लैट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे चीज, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोल लिए और जगह फंड डाइवर्जन कर दिया। तो ये जो सरकार कह रही है फॉरेंसिक ऑडिट का, केवल हिंदुस्तान में मैं ही हूं जो अमेरिका से करके आया हूं, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट के बावजूद जब तक इनकी व्यक्तिगत संपत्ति और दूसरी चीजें, जो दूसरी कंपनियों की प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाएगी, तो उसके लिए मैं विधेयक लाऊंगा और लाने की मांग करूंगा। उसके अलावा फ्लैट बायर को तुरंत फ्लैट दिलाना, यदि तैयार फ्लैट नहीं है तो आप दिलाइए, उनसे वापस पैसे नहीं लिए, खुद वो निर्माण करा लेंगे, लेकिन
बिल्डर मेंटेनेंस, बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस घटाना, जिसकी मैं लड़ाई लड़ता रहा हूँ, जीएसटी तथा आयकर में गिरफ्तारी के प्रावधान खत्म करना तथा गांव तथा उद्योग में आवासीय नियमावली रद्द करके संशोधित, क्योंकि वो ऐसी कड़ी कर दी है, वो भ्रष्टाचार का नमूना बन गया है। ऑटो इतने महंगे हैं, उन पर रोड परमिट बढ़ा दिया गया है, तो और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए हैं, ऑटो वालों का चलना दूभर हो गया है, तो उसके जो परमिट शुल्क है ये कम कराऊंगा। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत सारे और विषय हैं, क्योंकि मैं 32 साल से यहाँ की हर समस्या उठाता रहा हूँ, चाहे मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो, चर्च की हो, पार्कों की हो, फुटपाथ की हो, और उद्योग, उजड़ते उद्योग, बंद होती दुकानें, व्यापार, पलायन, बेरोजगारी, इस पे मेरा काम चलता रहा है। 100 एक्ट से ज्यादा एक्ट में 1000 संशोधन मैं करा चुका हूं। और आज का बजट भी बहुत गलत बजट आया है। सरकार आज से 10 साल पहले अरुण जेटली और प्रधानमंत्री जो है ये मांग करते थे 5 लाख तक टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन आज 7-8 साल के अंदर महंगाई हो गई तिगनी, उसके बावजूद भी लिमिट वही 2.5 लाख की 2.5 लाख। यानी ये जो बजट आया है इसने ऐसा कर दिया है कि छोटा उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा व्यापारी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी जी नहीं सकता है। तो ये सरकार को मैं इन सब चीजों से निजात दिलाऊंगा, और मैं अभी भी बिना पावर के भी ये सब मैं कराता रहा हूं, सरकारों पे दबाव डाल के, आंदोलन करके। आज कच्चे बनियान पे टैक्स लगा दिया है, हवाई चप्पल पे कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे, हवाई चप्पल पे गरीबों के लिए पहले 75 साल तक कपड़े पे कभी टैक्स नहीं रहा, इनने 5% टैक्स लगाया, उसको 5% करके 1 जनवरी से 12% करा दिया। मैंने सत्याग्रह किया, मैं 2 दिन निर्मला सीतारमन के ऑफिस में कंटिन्यू धरना देके बैठा रहा, तब भी निर्मला सीतारमन केवल 1 सेकंड को बस चलती हुई हेलो आए कह के बोली कि भाई ये सेक्रेटरी से कराइए। सेक्रेटरी ने केवल 3 माह की मोहलत दी है कि 3 माह तक 5% रहेगा, जिससे कि इलेक्शन निपट जाए, लेकिन मैं इसको परमानेंट 5% करा के रहूंगा। ये मेरे विषय हैं। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने एक बड़ा बहुत संवेदनशील इशू उठाया बिल्डरों का। क्या बिल्डरों के लिए जो एनसीआर में पॉलिसी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो बिल्डर की पॉलिसी है, उसमें कहीं छोटी क्लास, मीडियम क्लास के लिए कोई प्रावधान है इस समय की जो मौजूदा आवासीय योजना है, उसके लिए क्या आपने कभी इस पर स्टडी किया? देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत मैंने रेरा पे भी कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन रेरा के दांत भी निकाल दिए गए। इवन यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर हैंडओवर तक सोसाइटी को नहीं है। पूरे प्रदेश में 2012 में लागू हो गया यूपी अपार्ट, दिल्ली में तो पहले हो गया था 2008 में, 2012 में पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया। हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट से जाके 2014 में, जून 2014 में नोएडा अथॉरिटी में ये एप्लीकेबल कराया अपार्टमेंट एक्ट। आज तक वो अपार्टमेंट एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, नोएडा अथॉरिटी पालन नहीं कर रही है, और जहां नोएडा अथॉरिटी ने भी ऑर्डर दे दिए वहां भी बिल्डर पालन नहीं कर रहे हैं, और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमारे केस, मैं अंसल फॉर्च्यून का 4थी बार इलेक्ट हुआ हूँ एज ए प्रेसिडेंट, और हमने नोएडा अथॉरिटी से ऑर्डर ले लिया हैंडओवर का, उसके बावजूद ही पुलिस प्रशासन बिल्डर को हटाने को तैयार नहीं। नोएडा अथॉरिटी का ऑर्डर भी फिर हम, मेरे अपने सिग्नेचर से हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल है। और मैं सबके लिए मैं आपको बताता हूं कि बिल्डर बायर्स की जो सबसे समस्या है, आज कोई समझा ही नहीं, मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मैं इन सबके जानता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फर्जी ट्रस्ट बना के, नंबर 2 में फर्जी बिलिंग कर रहे हैं। यदि आप इसका पूरी सीबीआई को सौंपना चाहिए, ये खर्चा दिखाते हैं कि हम पे पैसा नहीं है, जबकि इन्होंने क्या किया है, नंबर 2 में फर्जी बिलिंग लेके कॉन्ट्रैक्टर को यदि 100 करोड़ देंगे, 200 करोड़ का बिल लेंगे, जो 100 करोड़ नंबर है सबने अपने ट्रस्ट बना रखे हैं, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और उसके बाद में पॉलिटिकल डोनेशन हो रहा है। जो कंपनी दिवालिया हो गई जेपी जैसी, वो दिवालिया पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन के लिए कहां से पैसा आए, तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल की मिली भगत है। और इस समय मैं आपको बताता हूं, ये जो लड़ाई है हमने दिल्ली में लड़ी है, करवाया है, और कई स्टेट में लड़ी है। उसके अलावा हरियाणा के अंदर मैंने लड़ाई लड़के उद्योग संगम हुआ, मैंने मनोहर लाल खट्टर से बाकायदा, जिस दिन मेरी किताब मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट वो की, रिलीज की, उसी दिन कहा कि जिस एरिया में 20% से ज्यादा इंडस्ट्री चल रही है और साथ में सेक्रेटरी को लाए, वहीं ऑर्डर पास किया, उनको हम रेगुलाइज करेंगे। यहाँ पे 75 में अभी मार्केट तोड़ा गया है, लोगों को बसाया नहीं गया। सेक्टर 9 को 10 को
सेक्टर 9 में 10% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 90% नहीं, 99% नहीं, 100% दुकान है। उसके बावजूद, क्योंकि आपने गलत प्लानिंग थी, आपने कोई होलसेल मार्केट ही नहीं बनाया। कैसे बनता, कैसे पेंट खरीदते, कैसे नल लगाते, कैसे बिजली लगाते, ये सारी समस्याएं हैं। उसमें कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि हर काम उगाई के लिए सेक्टर 18 में कियोस्क बने पड़े हैं, लेकिन उगाई के चक्कर में ठेली वालों को, पटरी वालों को कियोस्क नहीं दिए जा रहे। अब उसकी नई पॉलिसी लाए हैं कि जो है झुग्गी वालों को हम 7.5 लाख रुपए में एक 50 गज का वो देंगे, 50 गज का प्लॉट नहीं देंगे, एक कमरे का फ्लैट देंगे, जो यदि कॉस्ट लगाई जाए, जिसमें लग्जरियस फ्लैट आ रहे हैं, उससे भी महंगा है। एक खोखे की कॉस्ट किया है कि 10 साल का एडवांस पैसा लीज रेंटल, वो भी ऐसा है कि हर साल बढ़ा हुआ। यानी आज आपको यदि सेक्टर 18 में, जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, केवल एक खोखा है जो सड़क पर रखा हुआ है, उसके लिए 40 लाख रुपए जमा करने हैं। तो ठेली पटरी वाले पे यदि 40 लाख रुपए होते, तो ये सारी जो पॉलिसी है, और जुमलेबाज पहले कहे जाते थे अमित शाह कि उन्होंने जुमला दिया, या मोदी जी ने 15 लाख का जुमला दिया, या योगी जी आए कि जी 60 दिन के अंदर हम फ्लैट देंगे, 90 दिन के अंदर फ्लैट देंगे। इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग बात कह नहीं पा रहे हैं। इवन व्यापारियों की जो आत्महत्या हुई है, NHRC के आंकड़े हैं कि किसानों से ज्यादा 12,957 व्यापारियों ने इस साल आत्महत्या की है, जबकि वो लाखों में, क्योंकि व्यापारी आत्महत्या करता है तब भी ये बताता है इज्जत की वजह से हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो हालत ये हो रही है कि यहाँ रोजगार, जब बिजनेस बंद हो रहे हैं तो रोजगार ही खत्म, रोजगार है तो पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है तो गांव में ये सोच के कि यहाँ विकास होगा, यहाँ के लोकल लोगों ने गांव में बड़े बड़े हॉस्टल टाइप के एक कमरे के फ्लैट बनाए और किराए से गुजारा कर रहे थे। कोई खेती, तो जब आपने जमीन ले ली तो खेती से तो गुजारा होगा नहीं, डेयरी भी आप ढंग से चलाने नहीं देते, वो किराए से खा रहे थे। गाँव का एक आदमी परेशान है, कमरे बने खाली पड़े हुए हैं, और वो लोग क्या है, इसी तरह की अव्यवस्था रही। और हमारा जो विधायक है, ये विधायक ने 5 साल में किसी को फोन नंबर तक नहीं दिया। उसका जो PA है वो भूपेंद्र, वो उठाता 3 दिन तक बात नहीं कराता है। मेरे को क्यों आना पड़ा? मैं सामाजिक आदमी था, मैं राजनीतिक नहीं आता। लेकिन क्या हुआ, जिस समय है, विनोद शर्मा जी आपने भी बहुत NBT में हमारी मदद करी, बहुत छापे जो अंसल की हमने लड़ाई लड़ी, मेंटेनेंस का अपना पैसा अलग जमा कराया। एक आवाज पे चाहे SSP हो चाहे SP हो, सब आते थे। यहाँ पे क्या हुआ, और वहीं पर आते थे हमारे उस पर। इस बार क्या हुआ कि हमारे खुद पदाधिकारी कई बार गए, 4 घंटे उनको बैठाने के बावजूद विधायक ने उनको मिलने नहीं दिया। सबने कहा ध्रुव अग्रवाल ये क्या किया आपने उनका स्वागत करवाया, 18 में 3 जगह करवाया, 16 में करवाया। पंकज सिंह की मदर, राजनाथ सिंह की वाइफ, पंकज सिंह की वाइफ सुषमा सिंह, नीरज की वाइफ, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी की वाइफ मोना त्रिवेदी, सब घर पे आके बैठ गए कि भाई इसको गोद लेना है, इसको हमारे को करना है। लास्ट ईयर मैंने महिलाओं की पूरे की मीटिंग कराई, जो अरबपति महिला करोड़पति, वो नहीं पॉलिटिक्स में पढ़ना पाती, फिर भी मैंने मीटिंग कराई इनकी। उसके बाद अग्रवाल धर्मशाला के अंदर बाकायदा विजय गोयल, पीयूष गोयल जी ने जब दबाव डाला, हमने कहा चलो ये छोटा भाई है, उसको हम लोग गोद लेते हैं वैश्य समाज में। और ये क्योंकि बिमला बाथम का इशू था कि बिमला बाथम का टिकट काट दिया। उसके बाद में नवाब सिंह नागर का इशू था, स्थानीय का टिकट काट दिया। उसके बावजूद भी को पूरा तन मन धन से वैश्य समाज ने, व्यापारी समाज ने, लेकिन व्यापार उजड़ते रहेंगे और तो क्या होगा, इसलिए आना पड़ा है। और हम आपको बताते हैं 42 गांव के अंदर शपथ खाइए ध्रुव अग्रवाल के लिए कि ना केवल वोट देंगे, 100% वोटिंग कराएंगे। झुग्गी में 16 में 17 में 18 में, क्योंकि मेरे को हर एक आदमी जानता था। सारी मेरी बहन, चाहे पोस्ट कोई भी दे दिया है, चाहे झुग्गी प्रकोष्ठ की मेरी बहन मिल गई कल, रीता सिन्हा, बोली भाई साहब मैं हर समय जितनी समस्या थी, हमारे बच्चों को आपने पढ़वाया, जो तीन दिन का आप दिवाली मेला करते थे, हमको इतना सम्मान देते थे हमारे बच्चों को, क्योंकि व्यापारी तो थोड़ी बहुत देर में पहनने आता था। मैं जो मेला करता था उसमें पूरे 16 के 17 के 18 के सारी झुग्गियों पे, 8 की झुग्गियों के अंदर आपने, अभी आपको मैं बताता हूँ, 8 के अंदर एक प्रोग्राम था, उसमें कम से कम हजारों लोग झुग्गी वाले इकट्ठे थे कि प्रियंका गांधी आएगी। लेकिन जैसे ही मेरे को देखा, बोले ध्रुव भैया आ गए, ध्रुव भैया आ गए। और आपको बताएं, पेन का निशान, हर एक ने पेन का निशान,
वो घर में जा पाई, लेकिन उस रैली के अंदर बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश वाले ने पूरा फोटो लिया कि भाई ये कौन नेता है, और उसने स्पेशली कहा भाई साहब इधर कर दिए, क्योंकि जितना जन समर्थन आपको, क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया है, फ्री बनाए हैं लेबर कार्ड, आज भी मेरा कैंप लगा हुआ है, अनीता गुप्ता कैंप लगाई है 15 के अंदर। मैं कभी, आप सोच ही नहीं सकते इतने गरीब लोग रहते हैं इंडियन ऑयल की कॉलोनी के अंदर, और उसके अंदर भी आज भी मैंने लेबर कैंप लगाया है। उनसे फॉर्म कई कई बार भरा लिए गए, पैसे दिए गए, उनको आज तक मकान नहीं दिए गए हैं। उस मकान जो जिसमें वो रह रहे हैं कॉलोनी में, वहां देखना पलस्तर कर रहा है, कभी भी डेथ हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन ये हालत है उस 15 की जिसको आप कहते हैं रईसों का इलाका है। अभी आपके और इश्यू भी हैं, क्योंकि धीरे धीरे संक्षिप्त में सवाल भी होते रहेंगे, जवाब भी संक्षिप्त में देंगे तो ज्यादा कवर होगा। हमारे अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे इसी संबंध में, एक आध सवाल वो पूछेंगे, फिर मैं पूछूंगा दोबारा। हाँ अतुल जी। 7,14,072 मतदाता है नोएडा में। हाँ हाँ। आप 2017 का आंकड़ा निकालिए तो मात्र 48% मतदान। 2022 में कोविड दौर है, 50% भी आना मुश्किल। लिबरल पार्टी के बारे में बताइए कि सर ये पार्टी क्या पहले से पंजीकृत है या अभी पंजीकृत हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी संक्षिप्त में बताइए, फिर मैं सवाल पूछता हूं सर। 2017 में यहाँ पे ये पार्टी बनी, लेकिन लिबरल पार्टी के नाम से ये पार्टी पिछले 40 साल से काम कर रही है, और ये केवल एक पार्टी है जिसको पूरे संसार के अंदर, अमेरिका के अंदर जो भी भारत के विरोध में प्रस्ताव पारित किए जाते थे, इसके फाउंडर गुप्ता जी, हेमराज जैन जी, उसके बाद में छाबड़ा जी, गौड़ साहब, और जितने एनआरआई थे वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। जो भी भारत के विरोधी प्रस्ताव पारित होता था, मैं क्योंकि सीए हूँ, सीएस हूँ, एलएलबी हूँ, अमेरिका से मैंने फॉरेंसिक, तो मैं उनके टच में आया, तो भारत में ये सब बनाई गई। 2017 में हमने अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के खिलाफ कैंडिडेट उतारा। उसके अलावा मैं अर्थ क्रांति आंदोलन 35 साल से चला रहा हूँ, और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अपने अंकल केसी चौधरी, कोमल चौधरी जी, वो अभी कोरोना में एक्सपायर हो गए, तो जो किताबें लिखी मैंने, शेपिंग इंडिया अवर ड्रीम, उसका हमने रिलीज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, होटल लीला में की, क्रूसेड इंडिया की। तो मैंने अब उसका नाम, क्योंकि क्रूसेड समझ में नहीं आता, तो हिंदी नाम धर्म युद्ध। तो उसके बाद में उसके अंदर 300 पार्टियां हमने एकत्रित की। उन 300 पार्टियों के गठबंधन के साथ हमने पूरे 403 यहाँ की सीटें, 117 पंजाब की सीटें, 78 सीटें उत्तराखंड की, और गोवा, मणिपुर, सब जगह हम चुनाव लड़ा रहे हैं। कहीं कुछ लिबरल पार्टी में हमारा पर्चा एक कैंसिल कर दिया, डॉक्टर कमल तावड़ी जी आईएएस ऑफिसर हैं, उनका किया था, तो उनको कोविड हो गया। पंकज का पर्चा तो उन्होंने ले लिया कि बिना आए हुए, लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया, तो हमने अन्नू खान को वहां पे समर्थन दे दिया कि लिबरल पार्टी से ये हमारे कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा अब मेरी बात बताओ, अपना सनातन धर्म पार्टी, जो कि ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके अंदर विंध्याचल के शेषधर पांडे जी है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 40 ब्राह्मण बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ करके मेरे को सनातन धर्म पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया। यहाँ पे गिरी समाज, गोस्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, देवदत्त शर्मा जी और धर्मेंद्र देव मिश्रा जी ने तो आज इंटरव्यू में कहा कि पूरे नोएडा क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 क्या, पूरी 600 सीट के अंदर 5 राज्यों के अंदर ध्रुव अग्रवाल जैसा दूसरा आदमी नहीं है, और ऐसे आदमी आने चाहिए। हम आईएएस लॉबी पूरी ध्रुव अग्रवाल को जिताएगी। ये जो है, मैं अभी थोड़ी देर में फेसबुक पे अपलोड करने वाला हूँ। ये इंटरव्यू हमारा अपलोड हो भी चुका है, बहुत सारी वीडियो पे, सरोकार चैनल पे वो अपलोड हो चुका है, लेकिन फेसबुक पे मैं करूंगा। देवदत्त शर्मा जी ने कहा कि पुलिस पब्लिक की जान है ध्रुव अग्रवाल, पब्लिक पुलिस में रिलेशनशिप के लिए हम काम करते हैं। मेरा रोल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी नेता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटों से अभी नोएडा में कोई 100 वोट नहीं ले पाता था, पहला रीजनल काउंसिल मेंबर बना, और पहली टर्म में मैं चेयरमैन बना 7 स्टेट का, जो आधी इंडिया कवर करती है। वकीलों का मैं अंतरराष्ट्रीय नेता हूँ। मेरे को 70 देशों के चीफ जस्टिस मेरे को अवार्ड दे चुके हैं। उसके अलावा बकिंगम पैलेस लंदन के अंदर मेरे को अवार्ड मिला। थाई लॉयर्स काउंसिल ने मेरे को लाइफ टाइम ऑनररी मेंबर और टाई मेरे को भेंट की राजा ने अपने जन्मदिन पे। चाइना में, वियतनाम में मैंने एडवोकेट एक्ट किया। 100 से ज्यादा मेरी किताब है। पहली जीएसटी की किताब राजनाथ सिंह ने रिलीज की, दूसरी किताब मेरी अर्जुन मेघवाल जी ने की, तीसरी संतोष गंगवार जी ने की, उसके बाद रविंदर
जी ने मेरी की, रविशंकर प्रसाद जी ने की, उसके बाद मेरी ऐप अर्जुन मेघवाल जी ने की, फिर हमारे योगी जी बोले ये इंग्लिश की किताब है, एक हिंदी की हमारे लिए निकालिए। नोएडा के अंदर सबसे बड़ा फंक्शन करके 2500 नोएडा एक्सपो सेंटर के अंदर मैंने हिंदी की किताब रिलीज की, और जिसको दिनेश शर्मा ने, क्योंकि योगी जी को उस समय जाना पड़ गया, दिनेश शर्मा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ना केवल रिलीज की, अपनी फेसबुक का अपना प्रोफाइल में मेरा और फोटो जीएसटी को रिलीज करते हुए बनाया। मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा संगम के अंदर ना केवल मेरी किताब रिलीज की, उस किताब के साथ साथ ये वादा किया, जो मैंने सवाल उठाया, सेक्रेटरी लेके आए थे वो डिप्टी सेक्रेटरी, वही ऑर्डर पास किया कि जो अनधिकृत एरिया के अंदर जो फैक्ट्री चल रही है, स्मॉल चल रही है, कॉटेज चल रही है, उसका जो आपने दे दिया इंडस्ट्री में, कोई सर्वे नहीं कराऊंगा, इंडस्ट्री एसोसिएशन में जो आपने कह दिया कि यहाँ 20% चल रही है, उसी को मैं रेगुलाइज कर दूंगा। जहाँ 50% चल रही है उसको पूरा इंडस्ट्रियल का सब बेनिफिट घोषित कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे करने के बाद भी हमने कई बार किया, हर बार ऐसा नहीं है कि योगी जी मेरी बात नहीं मानते। 4 मीटिंगें योगी जी से हुई, उन्होंने बातचीत बनाई हमारे को 23, क्योंकि 23 मैं क्योंकि पत्रकार भी हूँ, हिंदी खबर न्यूज चैनल का मैं ऑनर भी हूँ, 23 हमको वो दिए थे, और सभाएं की अभी भी रिसेंटली उद्योग व्यापार मंडल के अंदर की, जिस दिन हमारे श्याम बिहारी मिश्रा जी 4 बार के एमपी एक्सपायर हुए, तो बाकायदा बिरला जी ने पार्लियामेंट में घोषित किया कि श्याम बिहारी मिश्रा जी अब का कोरोना की वजह से देहांत हो गया, और आज से ध्रुव अग्रवाल जी इसके सचिव हैं। नीचे ये सारी न्यूज के अंदर आया हुआ है। तो मैंने इतने एक्ट में, चाहे आपका जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे फसाई एक्ट हो, चाहे मंडी शुल्क हो, अभी भी हमारे तीनों बिल हटा दिए किसान के, वो भी तानाशाही। मैं एक ऐसा आदमी हूं, यहाँ पे क्या होता है, बैस समाज पैसा खर्च करता है, दूसरे काम करते हैं। मेरे लिए जाट महासभा ने, दिल्ली की जाट महासभा ने, नोएडा की महासभा ने समर्थन दिया, जाट महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पैसा खर्च किया, और मैं स्पीकर था। 51 जो किसानों, बीएम सिंह, राजू सेट्टी और जितने भी बड़े नेता थे, प्रदीप धनखड़, संजीव शास्त्री, ये जितने भी नेता थे, इन लोगों ने 799 नंबर पिलर के सामने मेरे से उद्घाटन कराया एमएसपी के मसले पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पैसा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उसको लीड किया, ये भी मेरे फेसबुक उस पर लगी है। वुमेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे को रिलीज किया। तो मैं सब वर्गों का नेता हूं, क्योंकि मैं सबकी हेल्प के लिए काम करता हूं। मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। एमएसपी का जो बात करते हैं कैसे फिक्स होगी, मैंने सारी कैलकुलेशन एमएसपी की हर एक उसके लिए, ये नहीं कि केवल गेहूं चावल और धान के लिए या उनके लिए, कम से कम हम नोएडा के मुद्दे पर फोकस करें, क्योंकि नोएडा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपना फोकस नोएडा विधानसभा पर करें, उसी से जुड़े हुए मुद्दों को हम के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ मंदिर मस्जिद की पॉलिसी नहीं थी, शक्तिपीठ मंदिर हमने बनवाया, उसके लिए एफआईआर में हमारा नाम लिख दिया, बुलडोजर हटवाए, लेकिन हमने प्रेशर डाल के उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री से और पुंज की मदद से हमने बीके मल्होत्रा करके उसको रेगुलाइज कराया, उसका इकट्ठा करके पैसा भैया। वुमेन सेफ्टी के लिए मैंने 35 लाख रुपए इकट्ठे करके सीसीटीवी लगवाए इस 18 मार्केट के अंदर। केबल का रेट 100 से 400 कर दिया था। मैंने यहाँ पे आंदोलन किया, कम से कम 20,000 करोड़ का फायदा मैं यहाँ की जनता को करा चुका हूँ। 9/9/2001 को दूरदर्शन से आया एक ऐसा युवा जिसने केबल एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को घुटनों पे, ये सब चीजें बोरियां बोरियां भर के यहाँ के लोकल अखबारों में आप सबकी, आपने, विनोद जी ने और सबने छापा भी है। उसके बाद में ये डीएनडी का मसला था। डीएनडी में के आंदोलन में उसकी जो कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट थी, उसको कैसे करना है वो सब मैंने किया। और इसके अंदर चाहे विकास गुप्ता जी उस समय उसको लीड कर रहे थे, लेकिन उसकी कमेटी का मैं ही चेयरमैन था, और हर एक जगह, और मैंने ही लखनऊ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, विमला बाथम से लेके उनको वैसे ही, क्योंकि उनका कोई सबूत नहीं, कोई वो नहीं। मैंने वहां पे काम किया, और जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2 घंटे के अंदर जीटीवी ने उठाया मसला, और उसी दिन अखिलेश को घोषणा करनी पड़ी। तो ये मैंने किया। जब जीआईपी दिया, जीआईपी का जो रेट है, एक तरफ 10 लाख रुपए मीटर, एक तरफ 10 रुपया गज, हमने किया, उसका रेट हमने रिवाइज किया। नोएडा विकास मंच जो रवाना जी के साथ मिलके हमने टेलीफोन एक्सचेंज घेरा, हमने टेम्पो वालों की
समस्या उठाई। डीएनडी का सबसे पहला मुद्दा भी हमने जोगेंद्र रवाना ने मिलके नोएडा विकास मंच, जिसका फाउंडर मैं था, यहाँ पे लोग शक्ति, उसका मैं फाउंडर था, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए, फोनरा जिसको कहते हैं, वो कोई दुनिया में ताकत रजिस्टर नहीं करा सकती थी, क्योंकि हमारे प्रोविजन में ही नहीं है कि सोसाइटी की सोसाइटी बन सके, आदमी की है। मैं उसको करा के लाया। जो आजकल फोनरा के पदाधिकारी बनते हैं, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार ने नहीं रजिस्टर की। उसको भी हमने बहुत ज्यादा उस पर दबाव डाला, तब उसने ये लिखा सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून के अनुसार ये रजिस्टर नहीं हो सकती, इनका सब कुछ सही है, तो कृपया इसको इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। फिर रजिस्ट्रार से, लखनऊ से मैं रजिस्टर करा के आया। यहाँ पे सिटीजन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट सोसाइटी, आज पर्यावरण की बात करते हैं, हमने आज की डेट में, मैं फाउंडर था सिटीजन एनवायरनमेंट का, पहला मेंबर मैं, दूसरा मेरी फैमिली का, तीसरा, तीनों फाउंडर में थे। एडमिरल मल्होत्रा थे, रुचि, वो चले गए कोरोना में। कल मैं मिला रुचि मल्होत्रा जी से, बोले आपने जो काम किया, हमने बर्मी कंपोस्ट उस समय चलाया जिसकी आज बात करते हैं, हमने गौशाला, मैंने खुद टेंडर भरा था आवारा पशुओं के लिए आज से 25-30 साल पहले, जबकि मैं सीए था, सीएस था, एलएलबी था, पढ़ा लिखा था, फिर भी क्योंकि जो समस्याएं थी, इसीलिए सारे काम की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये ध्रुव अग्रवाल जो कहता है, जब तक उस पर ताकत नहीं थी तब भी करा के छोड़ता है। 150 करोड़ का कम से कम इंक्रोचमेंट मैंने नोएडा अथॉरिटी से कह के सागर को हटवा दिया। उसके बाद 40,000 फुट जो छत पे बना रखा था वो हमने तोड़वाया। लोगों ने कहा, खुद बहुत बड़े बड़े नेताओं ने, पदाधिकारी ने कहा, ऐसा क्या हो गया, ना अंसल तुम्हें खरीद पाया, ना सागर खरीद पाया। मैंने कहा जो चीज बिकने को तैयार होगी उसी को खरीद पाएगा, जो बिकने को तैयार नहीं होगी तो उसको खरीद नहीं पाएगा। झुकाने की कोशिश करी, किया, लेकिन शाम तक छोड़ना पड़ा। मैंने 300 करोड़ पकड़ा, प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया। अतुल जी कुछ पूछ रहे हैं, अतुल जी पूछ रहे हैं। अतुल जी, सवाल, आपका सवाल अधूरा रह गया था जी। जी, ये जो आपने इतना विस्तार में परिचय दिया आपने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, तो ये 7,14,072 जो मतदाता नोएडा में है, चाहे वो गांव सलारपुर हो, भंगेल हो, गौड़ी चौखंडी हो या चौड़ा रघुनाथपुर हो, जो लोग यहाँ पर केवल सरल भाषा में चीजें समझते हैं, चाहे वो राम की बात हो, चाहे वो काम की बात हो, उन लोगों को जो उतने स्तर पर शिक्षित नहीं है, जो स्तर की बातें आपने कही माननीय महोदय, उनको आप कैसे समझा पाएंगे और कैसे उनसे मतदान ले पाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि विनोद जी 10 मिनट हो उस तरह की बात करनी है। ककराला गांव में मैं गया, ककराला गांव के अंदर बिल्कुल एकदम एनईपीजेड के साथ में है, वहां ना बिजली है ना सड़क है, 80 है। वहां पे सबने कहा मेरे 3,000 वोट है, 3,000 में से 90% मुसलमान है और 10% हिंदू है, लेकिन सारे मौलाना ने इकट्ठे करके की, ना केवल मुसलमान में हिंदुओं की, इसके 90% हमें और 10% अदर हैं, लेकिन मैं 100% की 3,000 की गारंटी लेता हूँ। ध्रुवल आपको दिलवाऊंगा। गेजा गांव के अंदर में गया, गेजा गांव के अंदर उन्होंने कहा जो हमारी समस्या है, हमको ये भवन नियमावली, ये जो के सारे हमको करना चाहते हैं लोगों पे। आपको शायद पता नहीं कि मैं केवल हिंदुस्तान नहीं, मैं 6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 6 लाख गांव के अंदर 6 करोड़ रोजगार, 6,000 ब्लॉक हैं, 6,000 गांव हैं। जो आपके जनसत्ता के पत्रकार हैं बहुत बड़े, जो आजकल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर के हैं, राय साहब, वो मेरी सारी अपनी किताब में जो उनकी मैगजीन निकलती है उसके अंदर मेरे लेख छापते हैं। गांव के अंदर में हमारी डेली वो चलती है जूम मीटिंग, 3-3 घंटे। अभी हमने 2 घंटे सुबह 3 बजे से 5 बजे तक सवाल पूछो, उसका नाम ये प्रश्न पूछो अपने विधायक से, उसके बाद 5 से 7 हमारा विधायक कैसा हो, उससे पहले गाय पे गो पे। मैं इस सरकार का विरोध करता हूं क्योंकि मैंने इतना इसको समझाया निर्मला सीतारमन को कि गौमूत्र पे जीएसटी मत लगाइए। मैंने जो एनिमल वेलफेयर मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला जी, उन पे भी दबाव डाल के उनसे भी रिकमेंडेशन करा ली। उनके सेक्रेटरी हैं अतुल चतुर्वेदी, उनसे भी करा दी। उनकी जॉइंट सेक्रेटरी है चौधरी साहब, जो आजकल एनिमल वेलफेयर बोर्ड देख रहे हैं। उसके बाद त्यागी जी हैं, भूषण त्यागी जी, जो कामधेनु योजना के लिए हजारों करोड़ बांट रहे हैं।
उनसे कहा यदि गाय बचानी है तो इस गौमूत्र पे और गोबर से बने हुए प्रोडक्ट पे जीएसटी हटाओ। लेकिन गौशाला के जो काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी है फेवरेट होल्डिंग एंड लीजिंग लिमिटेड, मैं मैक्रो फाइनेंसिंग करता हूं और उसके अंदर 100 से ज्यादा आईएएस अफसर, डॉक्टर कमल तावड़ी, बीएन शुक्ला, जगदीश बड़जात्या सब लगे हुए हैं। उसके अलावा जो एमपी, जो बीजेपी के एमपी रहे और बीजेपी के एमएलए रहे, प्रदीप गांधी जी जो आजकल एमपी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो भी मेरे उसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी हुई है। हम सब लोग गांव में मैक्रो फाइनेंसिंग के द्वारा रोजगार दिला रहा हूं इस नोएडा में। और ये जो हौजरी कॉम्प्लेक्स है या साइट रिपोर्ट बना के कम से कम मैं आपको बताता हूँ, रोजगार मेला 1995 से लगा रहा हूँ, लाखों शादियां मैं करा चुका हूँ और कम से कम 10 लाख तो कम से कम, वैसे तो मैं करोड़ों कहता हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ 10 लाख गिनती के रोजगार जो केवल ध्रुव अग्रवाल ने दिलवाए हैं। रोजगार सम्मेलन और हर जगह कॉन्फेडरेशन एमएसएमई का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हर हफ्ते कॉन्फ्रेंस होती है, 3 जगह पैसे जमा हुए हैं, एकदम येलो अलर्ट हो गया। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंने बनाई, वुमेन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री मैंने बनाई हुई है, उसका गोवा में प्रोग्राम कर रहे हैं, 30 तारीख का प्रोग्राम है। तो हम लोग गांव के लिए इतना काम कर रहे हैं, डेयरी के लिए कर रहे हैं। कामधेनु स्कीम इनको पता नहीं है, 2.5 एकड़ जमीन अगर आपके पास है, मैं 2 करोड़ रुपए मैं दिलवाऊंगा एनिमल। अच्छा, अभी 4 मिनट का समय बचा है ध्रुव जी, 4 मिनट का समय बचा है। मैं केवल आपसे मतलब 1 मिनट में 4-5 चीजें पूछता हूँ। अगर आप नोएडा में चुने गए तो नोएडा की आपकी प्राथमिकता 5 कौन सी है जो सबसे पहले आप 5 पे काम करेंगे? सबसे पहले मैं विधानसभा में प्रस्ताव पास कराऊंगा जहां भी 90% से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कॉमर्शलाइजेशन है, उसको रेगुलाइज करें। दूसरा मैं फ्री होल्ड कराऊंगा। तीसरा मैं कहूंगा कि ये जो है गंगा जल पूरे नोएडा को दिया जाए। चौथा मैं इस भवन में संशोधन कराऊंगा। 5वां में मजदूरों को, क्योंकि जो झुग्गी है उनको कॉलोनी, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सिटी था, उनको जगह जहां पे झुग्गी वही मकान और नहीं तो प्लॉट, और उसके अलावा जहां थिया वहां दुकान, नहीं तो दूसरी जगह ये मुहैया कराऊंगा बिना इसके। आप सस्ता मेहरी चाहते हैं, सस्ता मजदूर चाहते हैं, लेकिन उनको रहनी। तीसरी चीज मैं करूंगा, जितनी इंडस्ट्रियल है, जो भी उद्योग बड़ी इंडस्ट्री है जो 4 एकड़ 5 एकड़ में, वो प्रोडक्शन बाद में स्टार्ट करेगी, पहले लेबर कॉलोनी बनाएगी। इतने पेट्रोल के रेट हैं, इतने लेबर आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, आधी तनख्वाह उसकी आने जाने में खर्च हो जाए, उसके बाद देरी की वजह से उसको फाइन हो, ये नहीं सहन किया जाएगा। और यहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्री है, पहले लेबर कॉलोनी और बाद में प्रोडक्शन, पहले और जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान, नहीं तो अल्टरनेटिव प्लॉट। ये फ्लैट महंगे फ्लैट हम नहीं चाहेंगे। उसके अलावा जहाँ ठिया वहीं दुकान, नहीं तो अल्टरनेटिव दुकान। हमको ये उगाई वाला मॉडल के लिए ये प्रायोरिटी है और ये करके रहेंगे। और आज तक जो हमने सोचा है, ठाना है, उसको करके रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमेशा हमारा सहयोग दिया, अब भी देंगे। अब दो मुद्दे हैं, सुझाव है हमारी तरफ से, और आपके मन में अगर विचार आए तो आप संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कि यहाँ के किसानों की जमीन गई थी, उनको 2 वायदे किए गए थे कि उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया जाएगा और उनके बच्चों को रोजगार सुनिश्चित कराया जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। 10% के अलॉटमेंट लेटर में लिखा था, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ। हमारा ये प्रस्ताव भी है, सुझाव भी है कि इसको अमल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण या जिलाधिकारी के यहाँ एक एजुकेशन रजिस्टर, एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर का प्रावधान रखा जाए। किसान अपने बच्चों के नाम वहां भेजे और उसके जरिए वे स्कूलों में जाए, और ऐसी अगर पढ़े लिखे बच्चे हैं वो अपना नाम वहां के एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में दर्ज कराएं और वहां से कंपनियों को उनके नाम जाए, ताकि उनको रोजगार सुनिश्चित हो और हर 3 महीने में उसकी समीक्षा बैठक हो। इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए मैंने रोजी रोटी सुरक्षा विधेयक इसके अंदर रखा है, और साथ ही कहा है कि जो 1-1 रुपए गज जिनको जमीन दी गई है स्कूल, उसके लिए मैंने कहा है कि या तो ये 50% लोगों को मुफ्त पढ़ाए, नहीं तो ये जमीन के आज के कॉमर्शियल रेट दें, क्योंकि हम यदि रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल करते हैं तो ये इतना चार्जेस मांगते हैं।
जब इन्होंने फ्री की जमीन को, सब्सिडाइज जमीन को कॉमर्शियल बना दिया, तो या तो आज का कॉमर्शियल रेट दे, उस पैसे से नोएडा अथॉरिटी अलग स्कूल बना के उनको करे, नहीं तो 50% को ये करे। ये हमारे ऑलरेडी है। और इसी तरह रोजगार के लिए, लेकिन जो आपने सुझाव दिए वो बहुत अच्छे हैं, हम उसको भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। और आपने जो आशीर्वाद दिया है, जो हमको विचार दिए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। उनको हमने दूसरी तरीके से लिया था, लेकिन आपने बिल्कुल उसका एक प्रैक्टिकल जो हो सकता है ऐसा मॉडल सोचा है, तो हम उस पर काम करेंगे। और इसीलिए हमने जो अपना घोषणा पत्र है उसमें लिखा है कंटिन्यूड, कि कुछ विचार जहां जहां हम जा रहे हैं वहां विचार आ रहे हैं, और इसीलिए उनको भी हम शामिल करेंगे। और मैं आपको ये वादा बता कि ये कभी जुमले नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कभी धन को ध्यान दिया न को दिया, ना हम डरे हैं, ना हम झुके हैं, ना हम रुके हैं। ये 30 साल का यहाँ पे इतिहास है, और इस सब के आप सब इसके गवाह हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने बहुत समय दिया हमारे दर्शकों के लिए और अपने विचार अपने रखे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अतुल जी, आप इसका समाप्त करिएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव साहब, आपने अपने विचार समक्ष रूप से रखे, और हम आशा करते हैं कि 81 गांव के लोग आपकी बातों को समझें और उसका मूल्यांकन करें, और 9 दिन बाद जो अपना मतदान करें, जो महापर्व है। और आज बजट भी आया है और आपने एक सीए भी हैं, अपनी बातों को समझाया। आशा करते हैं कि आपकी बातों को सरल रूप से, अगर वो हमारे मतदाता जो 7,14,072 मतदाता है नोएडा विधानसभा 61 में, वो समझ सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2,40,994.84 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और भारत में 16.5% की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। और यही उत्तर प्रदेश है जो 75 जिला, 348 तहसील और 826 विकास खंड है। मैं आशा करता हूं कि वे आपकी बातों को समझे, और जितने भी आपके प्रत्याशी अगर अन्य 402 विधानसभा में से जो खड़े हैं नोएडा के अलावा, वो भी अपनी बात अपनी जनता तक सरल रूप से समझा सकें। इन्हीं बातों के साथ ध्रुव साहब, आपका भी धन्यवाद, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया विनोद शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।